आत्मानगर साम्राज्य की तरफ से हर बार की तरह उनका छोटा राजकुमार वेरवीर मुकाबले में आ पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ शिकारा साम्राज्य के योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि किसे भेजे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने इस साम्राज्य के एक एक योद्धा को भेजना शुरू कर दिया था। परंतु उन सभी योद्धाओं को वेरवीर ने अकेले ही पराजित कर दिया था। इतनी बुरी तरह से शिकारा साम्राज्य की हार होते देख हर कोई स्तब्ध रह गया था, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें ऐसा दृश्य भी देखने को मिलेगा। हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर शिकारा साम्राज्य से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से उन्हें इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार को तो शिकारा साम्राज्य के बुजुर्ग रमेश भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से और खिन्नता में अपनी पत्नी लीला से कहा, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये सभी मेरे साम्राज्य के योद्धा हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैं बाकी 6 साम्राज्यों के बुजुर्गों के सामने जाऊंगा तो आखिर क्या कहूंगा। उनकी ये बात सुनते ही लीला जी ने हामी भरते हुए कहा, या तो हमारा साम्राज्य वास्तव में इतना कमजोर था कि वो उन योद्धाओं के सामने टिक ही नहीं पाया, या फिर इन सभी ने बहुत जल्दी हार मान ली। बस यही प्रार्थना है कि इस हार का असर आने वाले मुकाबलों पर न पड़े, वरना संभव है कि हमें केंद्रीय क्षेत्र तक छोड़ना पड़े। लेकिन इन बुजुर्गों की बातों से कहीं ज्यादा अजीब चेहरे राजकुमारों और राजकुमारियों के दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर साफ साफ नाराजगी झलक रही थी। उनकी तो ये इच्छा भी नहीं हो रही थी कि वे अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठें, बल्कि उन्हें तो अपने अपने टेंट में जाकर मुंह छुपाने का मन हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ घट सकता है। सभी प्रेक्षक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये लोग इस हार को भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद उन्हें बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी कुछ देर बाद प्रधान वीरेंद्र खड़े हो गए। उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, अब आज के अंतिम मुकाबले का समय आ चुका है, जहां मनोरथ साम्राज्य और गरुड़ा साम्राज्य आमने सामने होंगे। ये सुनते ही जनता ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, मानो वे सभी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। वहीं उन तालियों की गूंज सुनते ही गरुड़ा साम्राज्य के बुजुर्ग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। बुजुर्ग गरुड़ नायक जी ने हैरानी से अपनी पत्नी से पूछा, इतने लोग हमारे मुकाबले के लिए इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं? उनके प्रश्न पर गरुड़ नायिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं है। ये लोग हमारे लिए नहीं, बल्कि राजकुमार क्षितिज और मनोरथ साम्राज्य के योद्धाओं के लिए तालियां बजा रहे हैं। उनकी ये बात सुनते ही गरुड़ नायक का चेहरा क्रोध से भर गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने खिन्न होकर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, वैसे इस लड़के में ऐसा है ही क्या जो लोग पागलों की तरह इसकी तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं? इसने बस एक कमजोर साम्राज्य को हराया है और ये इन लोगों का हीरो बन गया। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि हमारे साम्राज्य ने कितने ही बड़े बड़े साम्राज्यों के योद्धाओं को पराजित किया है। तब तो किसी ने इस तरह का उत्साह नहीं दिखाया, और अब इसने एक साम्राज्य को हरा दिया तो सब इसके दीवाने बन गए। उनकी बात सुनने में भले ही सही लग रही थी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि सामने वाला साम्राज्य कमजोर नहीं था, बल्कि क्षितिज स्वयं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। इसी वजह से वो उन योद्धाओं को पराजित कर पाया था। मनोरथ और गरुड़ा साम्राज्य के योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी जैसे ही अन्वी वहां पहुंची, उसने क्षितिज के सामने झुककर ठीक वैसे ही प्रणाम किया जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को करता है, और फिर वहां से वापस चली गई। उसे ऐसा करते देख हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दृश्य भी देखने को मिलेगा। चारों ओर ये चर्चा फैल गई थी कि आखिर राजकुमार क्षितिज और राजकुमारी अन्वी के बीच ऐसा कौन सा संबंध है। वहीं बुजुर्ग गरुड़ नायक ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने इस लड़की को 2 बार पहले ही समझाया था कि उस लड़के को अपना गुरु न बनाए, लेकिन ये तो जिद पर अड़ी हुई है। इसे किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी ये स्थिति देखकर गरुड़ नायिका को चिंता होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें कैसे शांत करें, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं था कि वो कब भड़क जाएगा और कब शांत रहेगा, और जब भड़क गया तो क्या कर बैठेगा इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। फिर भी गरुड़ नायक वहीं शांत बैठे रहे। यही देखकर गरुड़ नायिका को थोड़ी राहत मिली। वहीं राजकुमार क्षितिज अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार निकालते हुए मैदान में उतर चुके थे। अन्वी ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने तो मुझे पहले ही एक बार हरा दिया है, क्या आप फिर से मुझे हराने की इच्छा है? अन्वी की बात पर क्षितिज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो लड़ाई तो हम 10-12 लोगों के बीच हुई थी। अगर वही बात फैल जाती तो इतने बड़े आयोजन का क्या अर्थ रह जाता? इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया में वही बिकता है जो लोगों को दिखता है। अगर तुम मेरे सामने हार मान लो
तो कोई भी ये नहीं मानेगा कि मैंने तुम्हें हराया है, बल्कि लोग यही कहेंगे कि तुमने अपने गुरु के सम्मान में हार स्वीकार की है। उनकी ये बात सुनते ही राजकुमारी अन्वी ने सिर हिला दिया। वो सब कुछ समझ चुकी थी, कुछ बातें दुनिया को दिखाने के लिए भी करनी पड़ती हैं, इसलिए उसने अपनी तलवार निकालते हुए उसमें शक्तियां भरनी शुरू कर दी। उसे ऐसा करते देख क्षितिज को भी अपनी तलवार में ऊर्जा भरनी पड़ी। क्षितिज ने केवल ड्रैगन स्लेयर तलवार से ही लड़ने का निश्चय किया था। ये बात कई लोगों को अजीब लग रही थी। बहुत से योद्धाओं को तो ये भी लगने लगा था कि शायद राजकुमार क्षितिज को घमंड हो गया है और वो एक लड़की को कमजोर समझकर केवल एक तलवार से ही युद्ध कर रहे हैं। इस सोच में सबसे आगे राजकुमारी आराध्या थी। उन्हें भी यही लग रहा था और उन्होंने ये बात कह भी दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, युवराज मियांक ने उन्हें शांत स्वर में समझाते हुए कहा, नहीं बुआ जी, बात ऐसी नहीं है। वो राजकुमार क्षितिज है, उसमें न तो घमंड है न ही अहंकार। उसकी आदत ही यही है कि वो सामने वाले को केवल एक योद्धा समझकर लड़ता है, न कि कमजोर या शक्तिशाली। उसकी ये बात सुनकर आराध्या जी ने उसे समझाते हुए कहा, ये केंद्रीय क्षेत्र है भांजे, यहाँ लोग मिनटों में रंग बदल लेते हैं। उसे यहाँ आए हुए भी 5 दिन हो चुके हैं। संभव है कि उसे भी इस क्षेत्र की हवा लग चुकी हो। उनकी ये बात सुनते ही मियांक ने अपना सिर पकड़ लिया था। हालांकि उसने कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन जब आराध्या जी ने उसे चुप देखा तो उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखा, अब तुम्हें भी मेरी बातों में सच्चाई नजर आने लगी है ना? इसी वजह से मैं कहती हूँ कि हर बार किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले कुछ समय तक वहां की परिस्थितियों को समझना चाहिए, फिर अपनी राय बनानी चाहिए। उनके इन ज्ञान से भरी बातों को सुनकर युवराज मियांक का सिर चकराने लगा था। उसने ये बात भली भांति समझ ली थी कि जब तक उसकी बुआ को साफ और ठोस जवाब न दिया जाए, तब तक वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। इसी कारण उसने गंभीर स्वर में कहा, बुआ जी, आपके समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैं इसलिए चुप नहीं हूँ कि आपकी बात से सहमत हूँ, बल्कि इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त को जानता हूँ। मुझे पता है कि वो किस तरह का इंसान है। उसे न मध्य क्षेत्र की हवा लगती है, न ही केंद्रीय क्षेत्र की। वो जैसा था वैसा ही रहेगा, और वो भी मरते दम तक। उसकी ये बातें सुनकर राजकुमारी आराध्या जी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर देखते हैं कि तुम्हारा दोस्त किस तरह हारता है, क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस ड्रैगन स्लेयर से वो लड़की नहीं हारने वाली है। अभय सिंह को भी एक समय में गरुड़ नायक ने युद्ध में हरा दिया था। आज तक उसकी कुल 2 पराजयों में से एक लड़ाई वही थी। ये बात सुनते ही युवराज मियांक का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, मेरे हिसाब से तो ये नामुमकिन है। अभय सिंह जैसे महान योद्धा भी 2 बार हारे थे, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। एक लड़ाई तो गरुड़ नायक जी से हारने की रही होगी, लेकिन दूसरी कौन सी थी? उसके इस प्रश्न पर आराध्या जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। उनकी इस बात पर मियांक ने केवल चुपचाप सिर हिला दिया। वहीं दूसरी ओर क्षितिज और अन्वी के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था। काफी देर तक दोनों की लड़ाई बिल्कुल सामान्य ढंग से चलती रही, लेकिन अन्वी अच्छी तरह जानती थी कि राजकुमार क्षितिज के पास अग्नि आयुध जैसी घातक तकनीक मौजूद है। अगर वो उसका प्रयोग कर लेता तो उसके लिए अधिक देर तक टिक पाना असंभव हो जाता। लेकिन शायद उसकी इज्जत के कारण क्षितिज अब तक उस तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा था। ये समझते ही अन्वी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, अगर आप मेरी इज्जत की वजह से अभी तक अपनी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं अभी हार मान लेती हूँ। या तो आप मुझे खुले तौर पर हराइए या फिर मैं स्वयं घुटने टेककर हार स्वीकार कर लूंगी। उसकी ये बात सुनते ही क्षितिज घबरा गए और तुरंत मना करते हुए बोले, अगर तुम मेरी शिष्या हो तो तुम्हारी इज्जत करना भी मेरा कर्तव्य है। अगर मैं तुम्हें 1-2 ही हमलों में पराजित कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? यही कि मेरी शिष्या इतनी भी सक्षम नहीं थी कि मेरे हमलों को झेल सके। उनकी इन बातों को सुनते ही अन्वी अचंभित रह गई थी। जहां उसके अपने परिवार वाले राजकुमार क्षितिज को गुरु मानने तक को तैयार नहीं थे, वहीं क्षितिज न केवल उसे अपनी शिष्य मान रहा था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान का भी पूरा ध्यान रख रहा था। अब उसे भली भांति समझ आ गया था कि एक समझदार व्यक्ति और एक नादान व्यक्ति में कितना बड़ा अंतर होता है। वो अब तक जिन लोगों के बीच रही थी, वे सभी उसे नादान ही प्रतीत हो रहे थे, जिनके लिए केवल शक्तिशाली होना ही काबिलियत का मापदंड था। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि असली काबिलियत तो अनुभव से आती है, वरना बहुत से योद्धा ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही परमानंद स्तर पर होते हैं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक योग्यता नहीं होती। वही क्षितिज जैसा योद्धा जो सबसे कमजोर स्थिति में पैदा हुआ था, वही आज इतना सक्षम बन चुका था। ऐसे ही गुरु की आवश्यकता हर शिष्य को होती है, लेकिन ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती।
शायद इसी वजह से हर कोई जीवन भर एक सच्चे गुरु की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जब तक अन्वी इन विचारों में खोई हुई थी, तब तक क्षितिज उसकी गर्दन के पास अपनी तलवार रख चुका था। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तुम मुकाबले के दौरान सोचने लगी थी, उसी पल तुम हार चुकी थी। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान लड़ाई पर देती और ये नियम याद रखती कि युद्ध के समय केवल युद्ध के बारे में सोचा जाता है, जीवन के बारे में नहीं, तो परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। इन शब्दों को सुनकर जहां किसी और को हार का दुख होता, वहीं अन्वी खुशी खुशी मैदान से बाहर जा रही थी। उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है, लेकिन उसके भाई बहनों को लगने लगा था कि वो शायद पागल हो गई है। हालांकि उन्हें एक मुकाबले की हार से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने अगले योद्धा राजकुमार रितेश को आगे भेज दिया। मैदान में पहुंचते ही रितेश ने क्रोधित नजरों से क्षितिज को देखते हुए कहा, तुमने मीठी मीठी बातें करके मेरी छोटी बहन को अपने वश में तो कर लिया है, लेकिन ये मत समझना कि मेरे सामने भी तुम ऐसा कोई जादू टोना कर पाओगे। राजकुमार रितेश की ये बात सुनकर क्षितिज जोर जोर से हंस पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि दुनिया का काम ही कमियां निकालना है, इसलिए दूसरों की परवाह करने से बेहतर था कि वो अपने मन की करे। फिर उसने रितेश से मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम किस तरह से मेरे बहकावे में आओगे? उसके इस प्रश्न पर रितेश ने मना करते हुए आगे बढ़कर अपनी तलवार में शक्ति भरनी शुरू कर दी और कहा, मेरे जैसे योद्धा पर तुम्हारी इन बकवास जादूगिरियों का कोई असर नहीं होने वाला। वहीं क्षितिज ने भी हामी में सिर हिलाया। एक बार फिर उसने केवल अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार से ही लड़ने का निश्चय किया। पता नहीं उसकी ये जिद उसे कहां तक ले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हर दर्शक उसके इस निर्णय पर उंगलियां उठा रहा था। कोई उसे घमंडी कह रहा था तो कोई मूर्ख। अब सवाल सिर्फ यही था, क्या सच में क्षितिज केवल अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार से सामने वाले को पराजित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक बार फिर क्षितिज ने केवल अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार से ही लड़ने का निश्चय किया। पता नहीं उसकी ये जिद उसे कहां तक ले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हर दर्शक उसके इस निर्णय पर उंगलियां उठा रहा था। कोई उसे घमंडी कह रहा था तो कोई मूर्ख। लेकिन क्षितिज का तो स्वभाव ही कुछ ऐसा था, जब जब लोग उसे गलत ठहराते थे, वो हर बार लोगों की सोच को ही गलत साबित कर देता था। इसलिए उसने किसी की भी बातों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ना ही उचित समझा। वैसे भी उसे भली भांति पता था कि ये गरुड़ा साम्राज्य है और इसके सामने उसकी तलवारों की साधारण शक्तियां काम नहीं आने वाली थी। इसी कारण उसने अपनी किसी भी तलवार की शक्ति का प्रयोग न करते हुए पहले सामान्य युद्ध शैली से ही लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया था। जैसे ही राजकुमार रितेश ने क्षितिज पर अपनी तलवार से प्रहार किया, क्षितिज ने सहजता से उस हमले को रोका और उसी क्षण पलटवार कर दिया। ये देख राजकुमार रितेश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने व्यंग्य से कहा, क्या बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास? अगर यही सब है तो बेहतर होगा कि तुम अभी ही हार मान लो, क्योंकि अगला हमला जो मैं करने जा रहा हूं उसके सामने तुम एक पल भी नहीं टिक पाओगे। उसकी ये बातें सुनकर क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, मानो उसकी बातों का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। यही बात राजकुमार रितेश को और अधिक क्रोधित कर गई। गुस्से में आकर उसने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते हुए आकाशगंगा स्तर के हमले को सक्रिय कर दिया। लेकिन इस हमले का अनुमान क्षितिज पहले ही लगा चुका था, इसलिए उसने भी मन ही मन अपनी आग्नेय आयुध तकनीक के प्रथम स्तर का प्रयोग करने की योजना बना ली थी। जैसे ही राजकुमार रितेश ने पूरी शक्ति के साथ क्षितिज पर आक्रमण किया, क्षितिज ने अपनी तलवार को घुमाया और एक झटके में उसकी तलवार रेखा को काटते हुए अपनी तलवार उसके गले पर रख दी। ये दृश्य देखते ही राजकुमार रितेश सन्न रह गया। वो अविश्वास से क्षितिज की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने मुंह फैलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारे पास आग्नेय आयुध तकनीक है? उसके प्रश्न पर क्षितिज ने केवल मुस्कुरा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तकनीक का प्रदर्शन पहले ही कर दिया था। उधर जनता में खलबली मच गई थी। हर कोई एक दूसरे से चर्चा करने लगा था। कुछ ही पलों में वहां कई अनुभवी विशेषज्ञ भी आ पहुंचे, जो लोगों को समझाने लगे कि आग्नेय आयुध तकनीक क्या होती है और कितनी दुर्लभ तथा घातक मानी जाती है। हर तरफ केवल इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सबसे अधिक हैरान तो स्वयं गरुड़ नायक हो गए थे। उन्होंने अविश्वास से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस योद्धा को पहचान ही नहीं पाया। इतने खतरनाक योद्धा का मेरी नजर से ओझल रह जाना ये साधारण बात नहीं है। गरुड़ नायक की ये बात जब गरुड़ नायिका ने सुनी तो वो भी चौंक गई। उन्होंने अपने पति की ओर देखते हुए पूछा,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस लड़के में ऐसा क्या है कि आप इसे इतनी बड़ी गलती मान रहे हैं? असल में गरुड़ नायिका को आग्नेय आयुध तकनीक के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था। तब गरुड़ नायक ने विस्तार से उन्हें आग्नेय आयुध तकनीक के बारे में समझाया। ये सब सुनते ही गरुड़ नायिका की सोच बदल गई। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या ये वही तकनीक है जिसके सामने आप अभय सिंह से नहीं हारे थे? उनके प्रश्न पर गरुड़ नायक ने गंभीर स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल वही तकनीक है जिसके सामने मैं टिक पाया था, लेकिन उसकी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो कमजोरी स्वयं अभय सिंह में थी। अगर उसके वायु तत्व की शक्ति मेरे वायु तत्व के बराबर होती तो शायद उस दिन मेरी हार निश्चित थी, लेकिन वो उस समय वायु तत्व में मेरे बराबर नहीं था और यही कारण था कि उसकी हार हुई। मैंने उसके साथ केवल एक ही मुकाबला किया था। उसके बाद कभी दूसरा मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अभय सिंह ऐसा योद्धा था जो अगर एक बार हार भी जाता तो अगली बार किसी भी कीमत पर जीत हासिल करके ही लौटता। गरुड़ नायक की ये बातें सुनकर गरुड़ नायिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वो जानती थी कि उनके पति किसी भी हारे हुए योद्धा की इतनी प्रशंसा कभी नहीं करते थे। अगर वे कर रहे हैं तो इसका अर्थ था कि सामने वाला वास्तव में एक महान योद्धा रहा होगा। उधर क्षितिज के सामने तीसरा योद्धा आकर खड़ा हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मिहिका थी। अब तक 3 मुकाबलों में उसने केवल एक ही मुकाबला लड़ा था। आत्मानगर से मुकाबले को छोड़कर ये पहला अवसर था जब उसके साम्राज्य के 2 योद्धा एक ही मुकाबले में पराजित हुए थे। मैदान में पहुंचते ही मिहिका ने अपनी तलवार में शक्ति भरते हुए सीधे क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप कोई साधारण योद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। जिस तलवार तकनीक से आपने मेरे छोटे भाई को हराया है, वही तकनीक मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की गलती मत करना। उसकी ये बात सुनकर क्षितिज पहली बार सचमुच चौंक गया था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी सामने वाले योद्धा ने उसे ये बताया हो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कुछ क्षण तक मिहिका को देखता ही रह गया। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, आखिर आपको क्या आपत्ति है कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ तलवार तकनीक का उपयोग न करूं? उसके इस प्रश्न पर मिहिका ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे आपसे कोई आपत्ति हो। बात बस इतनी है कि अगर आपने वही तलवार तकनीक मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं आपकी तलवार को तोड़ डालूंगी। ये सुनते ही क्षितिज जोर से हंस पड़ा। तो हंसते हंसते अपना पेट पकड़ने लगा। उसे इस तरह हंसते देख राजकुमारी मिहिका को बहुत अजीब लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चेतावनी को भी क्षितिज ने मजाक में ले लिया, क्योंकि आज तक उसने जिससे भी चेतावनी दी थी उसने उसे गंभीरता से लिया था। ये पहली बार था कि कोई उसकी बात पर हंस रहा था। गुस्से में आकर उसने पूछा, क्या आपको मेरी बात मजाक लग रही है? आप मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? उसके प्रश्न पर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये ड्रैगन स्लेयर तलवार है, ऐसी तलवार जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, और तुम मुझसे ही कह रही हो कि इसे तोड़ दोगी। बताओ, ये हंसने जैसी बात नहीं है तो और क्या है? उसके इस सवाल से ही मिहिका को समझ में आ गया था कि क्षितिज आखिर इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा था। इसलिए उसने झटके से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर क्या हुआ? अगर वो ड्रैगन स्लेयर तलवार है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ। अगर मैं उसे तोड़ नहीं पाई तो क्या हुआ? मैं उसे मरोड़ तो जरूर सकती हूँ। उसकी जिद के सामने आखिरकार क्षितिज ने भी हार मान ली। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर मैं उसी तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ तो तुम ही बताना कि तुम क्या कर पाती हो। ये कहते ही उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी तलवार तकनीक का प्रयोग करते हुए मिहिका पर सीधा हमला कर दिया। उसके ऐसा करते ही मिहिका ने भी पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई और क्षितिज की तलवार पर वार कर दिया। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक क्षितिज की तलवार वहां से गायब हो गई और अगले ही पल वो सीधी मिहिका की गर्दन पर आकर टिक गई। वैसे तो क्षितिज का इरादा पहले ही हमले में ऐसा करने का नहीं था, लेकिन वो ये समझ चुका था कि राजकुमारी मिहिका इतनी आसानी से हार स्वीकार करने वाली नहीं है। इसलिए उसने यही बेहतर समझा कि पहले ही हमले में अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए उसे पराजित कर दे। जैसे ही ये हुआ, पूरे मैदान में हंगामा मच गया, क्योंकि अब तक यही तीनों राजकुमार और राजकुमारियां थी जिनकी वजह से गरुड़ा साम्राज्य किसी भी दूसरे साम्राज्य को जीतने नहीं दे रहा था। लेकिन इसी के साथ उनका खेल भी समाप्त हो गया था। अब गरुड़ा साम्राज्य का कोई भी योद्धा क्षितिज के सामने टिक नहीं पा रहा था। क्षितिज की इस आंधी को देखकर आगे होने वाले मुकाबलों में जिन जिन साम्राज्य को उससे भिड़ना था वे सभी भयभीत हो उठे थे।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि क्षितिज के पास इतनी सारी तकनीकें हो सकती हैं जिनके सहारे वो इतने अनुभवी और शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित कर सकता है। यही वजह थी कि अब हर किसी के मन में डर घर करने लगा था, क्योंकि अभी तक वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मध्य क्षेत्र का कोई साम्राज्य केंद्र क्षेत्र में प्रवेश करने की काबिलियत भी रख सकता है। लेकिन क्षितिज ये साबित कर चुका था कि उसका साम्राज्य केवल मध्य क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि केंद्र क्षेत्र के लिए बना है। इसी बीच पूरी जनता एक बार फिर क्षितिज के सम्मान में खड़ी हो गई और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ये मानो उसके प्रति प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन था जो शायद आज तक केंद्र क्षेत्र के किसी भी एक योद्धा को नहीं मिला होगा। क्षितिज के भीतर से अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर उस प्रेम और सम्मान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा सम्मान जीवन में केवल एक ही बार मिलता है। अगर कोई उस क्षण उसे स्वीकार न करे तो जीवन दोबारा ऐसा अवसर नहीं देता। इसी वजह से वो हर प्रकार के सम्मान को खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार था। वहीं उसके इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर सकारात्मक पक्ष मानो खुशी से झूम उठा था। आखिर झूमता भी क्यों ना। अब उन्हें भी यकीन होने लगा था कि उनका राजकुमार, उनका मुखिया बहुत जल्द केंद्र क्षेत्र का हिस्सा बनने वाला है। ये उनके लिए अत्यंत शुभ समाचार था, क्योंकि अब तक वे नकारात्मक पक्ष के सामने कुछ कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मनोरथ साम्राज्य केंद्र क्षेत्र में प्रवेश करेगा, नकारात्मक पक्ष की हालत बिगड़नी तय थी। उधर राजाधिराज भानु प्रताप जी गर्व से अपना सीना फुलाए ये सब देख रहे थे। जो सम्राट उनकी ओर देख रहे थे उसकी तरफ वे पूरे आत्मविश्वास और घमंड के साथ नजरें गड़ा रहे थे, मानो वे बिना शब्दों के ये कहना चाहते हो, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मध्य क्षेत्र का कोई ना कोई साम्राज्य केंद्र क्षेत्र में प्रवेश जरूर करेगा, और वही आज हो रहा है। हालांकि उनकी इस भावभंगिमा पर किसी का विशेष ध्यान नहीं था, क्योंकि सभी को यह स्पष्ट हो चुका था कि अब ये बात बदलने वाली नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं थी। जिस राजकुमार ने गरुड़ा साम्राज्य को पराजित कर दिया हो, उसके सामने किसी और साम्राज्य का टिक पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब सातों साम्राज्यों में चिंता की लहर दौड़ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनमें से कौन सा साम्राज्य बाहर का रास्ता देखेगा। ये तो अब बिल्कुल साफ हो चुका था कि मनोरथ साम्राज्य 7 साम्राज्यों में शामिल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये क्षण नजदीक आ रहा था, बाकी साम्राज्यों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। तभी प्रधान वीरेंद्र भी खुशी के साथ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वाह राजकुमार क्षितिज, आपने तो हमारे केंद्र क्षेत्र के साम्राज्य को डरने पर मजबूर कर दिया। अगर आप ऐसे ही एक दो और मुकाबले जीत गए तो यकीन मानिए हमारे केंद्र क्षेत्र के साम्राज्य एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लगेंगे, और वो भी सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए। उनकी ये बात सुनकर क्षितिज ने केवल मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। वही मनोरथ साम्राज्य के सभी योद्धा जो ये सब सुन रहे थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तभी प्रधान वीरेंद्र ने आगे कहना शुरू किया, आज के चौथे मुकाबले के बाद नकारात्मक पक्ष के 3600 पॉइंट्स हो चुके हैं। आत्मानगर साम्राज्य के 3500 पॉइंट्स हैं, गरुड़ा साम्राज्य के 2500 पॉइंट्स हैं, सकारात्मक पक्ष के 2300 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा मनोरथ साम्राज्य आता है, जो अब पहले 500 साम्राज्यों में प्रवेश कर चुका है। उसके 2200 पॉइंट्स हैं। फिर ड्रैगन हंटर साम्राज्य के 1900 पॉइंट्स हैं, शिकारा साम्राज्य के 1500 पॉइंट्स हैं, पिंडारी साम्राज्य के 1200 पॉइंट्स हैं, नकारात्मक पक्ष मध्य क्षेत्र के 600 पॉइंट्स हैं, और अंत में चिमारा साम्राज्य के 400 पॉइंट्स हैं। ये घोषणा सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और इसी के साथ चौथे दिन के मुकाबलों का भी समापन हो गया। लेकिन उसी समय सपनोल्लास महासाम्राज्य की सीमा के आसपास ड्रैगन प्लैनेट से आए हुए कुछ योद्धा आकर खड़े हो गए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी नजरें नरकेश्वर जी के पुत्र की ओर जमा दी थी। इधर नरकेश ने भी स्थिति को भांपते हुए अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि सीधे हमला करना उनके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक होगा। इसलिए उसने तय किया कि पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए और फिर सोच समझकर हमला किया जाए, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। इतने सारे युद्ध लड़ने के बाद उसे भी ये भली भांति समझ आ चुका था कि हार आखिर होती क्या है। क्या नरकेश और उसके साथी सपनोल्लास महासाम्राज्य पर हमला करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतने सारे युद्ध लड़ने के बाद नरकेश को भी ये भली भांति समझ आ चुका था कि हार का असली मतलब क्या होता है। उसने जब से अपने ही शक्तिशाली पिता को एक परम संत स्तर के योद्धा से हारते हुए देखा था, तब से उसके मन को ये बात बार बार झकझोर रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन उसी घटना की वजह से उसने ये बात भली भांति समझ ली थी
कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए उसने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम लोगों को कोई भी कदम उठाने से पहले हर प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही ड्रैगन प्लैनेट से आए हुए योद्धाओं ने हल्के से हंसते हुए अपना सिर हिलाया और बोले, लेकिन आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब हम सब आपके साथ हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? उनके इस सवाल पर नरकेश ने तुरंत मना करते हुए गंभीर स्वर में कहा, नहीं, आप लोग जितना हल्का समझ रहे हो, सपनोलास महासाम्राज्य उतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ लेना ही बेहतर होगा। उसकी ये बात सुनकर उन ड्रैगन प्लैनेट के योद्धाओं को तुरंत विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वे ये भी समझ चुके थे कि अगर इतना खतरनाक योद्धा इस तरह की चेतावनी दे रहा है तो निश्चित ही उस साम्राज्य में कुछ न कुछ असामान्य जरूर होगा। यही सोचकर वे सब शांत हो गए थे। वहीं दूसरी ओर क्षितिज अपनी टेंट में पहुंचते ही शांत मन से साधना में बैठ गया था। उसके चारों ओर शक्तियों के घने बादल छाने लगे थे, जिन्हें वो धीरे धीरे अपने शरीर में समाहित करने लगा था। कुछ ही समय बाद उसे एक संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी शक्ति का स्तर बढ़ते हुए अब अर्ध तारांगण लेवल के चौथे स्तर तक पहुंच चुका है। ये जानकर वो प्रसन्नता से भर उठा और साधना समाप्त करके बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि बिजली दल की प्रमुख मधुबाला जी वहां खड़ी थी और उनके साथ अग्निदल की प्रमुख गौरी जी भी मौजूद थी। दोनों को एक साथ वहां देखकर क्षितिज थोड़ा हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी प्रभावशाली हस्तियां उससे मिलने क्यों आई हैं। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद उसने स्वयं को सामान्य करते हुए मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों दलों की प्रमुख यहाँ क्यों आई हैं? हम जैसे साधारण साम्राज्य के राजकुमार के पास आपका आना, ये बात थोड़ी बड़ी और अजीब दोनों लगती है। उसकी बात सुनते ही दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, मानो वे उसका आशय भली भांति समझ गई हो। तभी मधुबाला जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर ऐसा ही है तो मेरे विचार से हम आपसे कहीं छोटे हैं। आप तो एक ब्रह्मांड योद्धा के वंशज हैं, जबकि हम साधारण दलों की प्रमुख मात्र हैं। इस हिसाब से तो आप ही हमसे बड़े हुए, है ना? उनकी चतुराई भरी बात सुनकर क्षितिज हैरान भी हुआ और मन ही मन प्रसन्न भी। उसे ये साफ समझ में आ गया था कि सामने खड़ी महिला केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है, इसलिए उसके सामने हर शब्द सोच समझकर बोलना जरूरी होगा। उसने उन्हें बैठने का संकेत दिया और फिर कहा, अगर आप लोगों को मुझसे कोई काम है तो कृपया साफ साफ कहिए। मुझे पता है कि आप बिना किसी कारण यहाँ नहीं आई होंगी। उसकी ये बात सुनते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगी, जैसे ये तय कर रही हो कि बातचीत की शुरुआत कौन करेगा। कुछ देर बाद मधुबाला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बात सीधी है राजकुमार क्षितिज, मैं बिना घुमाए फिराए आपसे कहना चाहूंगी। उसके बाद निर्णय पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। बात यह है कि मैं आपको हमारे बिजली साम्राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव देती हूँ। उनके ऐसा कहते ही क्षितिज पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रही हैं। उसके मन में तुरंत कई सवाल उठने लगे। इससे उसे क्या लाभ होगा और वो बिजली साम्राज्य में क्यों शामिल हो? उसके चेहरे पर उभरी उलझन को देखकर ही मधुबाला जी ने आगे कहा, आपके भाव देखकर मुझे ये समझ आ गया है कि आपको इन 10 दलों के बारे में शायद जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इन 10 दलों में से किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं। ये सुनकर क्षितिज और भी अधिक हैरान हो गया। वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता था और केवल उनकी बातें ध्यान से सुनने का निर्णय कर चुका था। तब मधुबाला जी ने आगे कहा, अगर आप किसी भी दल में शामिल होना चाहे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक बार शामिल हो जाने के बाद उस दल को छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। केंद्र क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए योद्धाओं का इन 10 दलों में से इसे एक में शामिल होना अनिवार्य होता है। शायद आप इस नियम से अब तक अनजान रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको हमारे बिजली दल का एक विशेष मंत्र दे रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो इस मंत्र को दिखाकर आप हमारे साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बिना कारण वहां प्रवेश करने की कोशिश मत करना, वरना हमारे दल के बुजुर्ग स्वयं आपको समाप्त कर देंगे। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फिलहाल मेरा पूरा ध्यान केंद्रीय क्षेत्र के इन मुकाबलों पर है। अगर आपको आपत्ति न हो तो इन मुकाबलों के समाप्त होने के बाद मैं स्वयं आपके साम्राज्य आकर अपना अंतिम निर्णय सुना दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मधुबाला जी ने और कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अग्निदल की प्रमुख गौरी जी धीरे धीरे क्षितिज के पास आ पहुंची। जब तक मधुबाला जी और क्षितिज के बीच बातचीत चल रही थी, वो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही संवाद समाप्त हुआ वो आगे बढ़ाई। उनके इस तरह अचानक पास आने से क्षितिज को काफी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था।
लेकिन जल्द ही उन्होंने उसकी उलझन दूर कर दी और कहा, राजकुमार क्षितिज, आपको ये तो पता ही होगा कि मैं अग्निदल की प्रमुख हूं। मेरी भी यही इच्छा है कि आप मेरे दल में शामिल हों। तो क्या आपकी इच्छा मेरे अग्निदल में शामिल होने की है? उनके इस सवाल पर क्षितिज ने वही जवाब दिया था जो उसने पहले मधुबाला जी को दिया था। उसने बिना किसी हिचक के वही शब्द दोहरा दिए। वैसे भी दोनों प्रमुखों को इसी तरह के उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि अग्नि साम्राज्य से भी बड़ा और प्रभावशाली बिजली साम्राज्य था, और जब किसी ने इतने बड़े साम्राज्य को ही मना कर दिया हो तो ये मान लेना स्वाभाविक था कि वो किसी और साम्राज्य में शामिल होने के बारे में भी आसानी से नहीं सोचेगा। हालांकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस पल किसी का नसीब अचानक खुल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन्हीं विचारों के साथ वे दोनों सहेलियां वहां से आगे बढ़ गईं। रास्ते में चलते हुए मधुबाला जी ने अचानक हैरानी से पूछा, गौरी, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम भी राजकुमार क्षितिज को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहती हो। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? उनकी ये बात सुनते ही गौरी जी ने हल्के से मना करते हुए उत्तर दिया, नहीं मधुबाला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विचार मेरे मन में पहले से ही था, लेकिन जब तुमने खुद ये कहा कि तुम उसे अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहती हो, तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं उस योग्य योद्धा को अपने साम्राज्य में लाने का अवसर चूक ना जाऊं। और जब उसने तुम्हें भी साफ इनकार नहीं किया, तब मुझे लगा कि शायद मुझे भी अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। गौरी जी की ये बात मधुबाला जी को भी तर्कसंगत लगी, क्योंकि वास्तव में क्षितिज ने न तो साफ ना कहा था और न ही पूरी तरह हाँ। वो किसी भी साम्राज्य के प्रस्ताव को खुलकर स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा था। इधर क्षितिज स्वयं भी काफी हैरान था। दो साम्राज्यों के प्रमुखों द्वारा अपने साम्राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव मिलना कोई साधारण बात नहीं थी। इसी उलझन में वो तुरंत अभय सिंह के पास चला गया। जैसे ही वो अभय सिंह के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां राजकुमारी आराध्या पहले से ही बैठी हुई थी। क्षितिज को देखते ही उन्होंने दूर से मुस्कुराकर कहा, क्या बात है राजकुमार क्षितिज, आपने तो सच में कमाल कर दिया है। आपने तो अच्छे अच्छे साम्राज्यों की नींद उड़ा दी है। जो साम्राज्य अभी तक पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे थे, अब वही अपनी जगह बचाने के लिए पागलों की तरह संघर्ष करने वाले हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई योद्धा अचानक सामने आ जाएगा और केंद्र क्षेत्र के किसी एक साम्राज्य की पूरी व्यवस्था हिला देगा। लेकिन आपने तो एक नहीं बल्कि दो साम्राज्यों की हालत खराब कर दी है। उनकी बात सुनकर क्षितिज बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझता था कि ये प्रशंसा जानबूझकर की गई है। आराध्या जी भली भांति जानती थी कि क्षितिज क्या कर सकता है और उसकी सीमाएं कहां तक हैं। इसलिए उसने कुछ कहने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ क्षण बाद क्षितिज ने अभय सिंह की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो। उसकी बात सुनते ही अभय सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अंजलि की चिंता मत करो, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त है। इसके सामने किसी भी बात को कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बात मामूली है और कौन सी महत्वपूर्ण। अभय सिंह की ये बात सुनते ही अंजलि यानी राजकुमारी आराध्या ने उनकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारते हुए गुस्से में कहा, तुम आज भी वैसे ही पेश आते हो जैसे 20 साल पहले आते थे। तब भी तुम मेरा मजाक उड़ाते थे और आज भी वही कर रहे हो। तुम्हें याद है, तुमने मेरे प्यार को स्वीकार किया था, फिर भी तुम अब पलट गए हो। मैं हर बार तुम्हें माफ कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो तब मेरा मजाक उड़ाओ। उनकी ये बात सुनकर अभय सिंह ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। फिर उन्होंने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है। इसके बाद क्षितिज ने उन्हें पूरी सच्चाई विस्तार से बता दी। उसकी बात सुनते ही अभय सिंह मुस्कुरा उठे और बोले, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे तुमसे वैसे भी यही उम्मीद थी। आगे चलकर तुम्हें धीरे धीरे सभी दलों की ओर से निमंत्रण मिलने वाले हैं, लेकिन जब किसी साम्राज्य को चुनने की बारी आए तो केवल उसकी शक्ति देखकर कभी निर्णय मत लेना, बल्कि उसकी महानता और सोच को देखकर फैसला करना। साम्राज्य कैसे चुनना है इसके बारे में मैं तुम्हें ये मुकाबले खत्म होने के बाद विस्तार से समझा दूंगा, लेकिन तब तक किसी को भी हाँ मत कहना और किसी को भी ना मत बोलना, क्योंकि कभी कभी ना कहना भी दुश्मनी की वजह बन जाता है। और इन सभी दलों के प्रमुखों के सामने अपनी छवि अच्छी बनाए रखना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कि कब किसका दिमाग फिर जाए। अभय सिंह की ये सलाह सुनकर क्षितिज ने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, मुझे एक बात बताओ, इस लड़के में इतना ठहराव कैसे है? ये हर कदम इतना सोच समझकर कैसे उठा लेता है?
क्योंकि तुम्हारी उम्र में तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तुम्हें याद है तुमने विष खोपड़ा जानवर का शिकार कैसे किया था? उस दिन को याद करके आज भी मुझे डर लग जाता है। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो विष खोपड़ा हमारे सामने आ जाएगा और महारानी हमारी जान ले लेगी। आराध्या जी की ये बात सुनकर अभय सिंह मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिन उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने उस दिन की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई थी। 5वें दिन का 5वां राउंड शुरू हो चुका था। सभी साम्राज्य और उनके योद्धा समय पर मैदान में पहुंच चुके थे। मनोरथ साम्राज्य की वजह से अब कई साम्राज्यों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। इसी कारण दर्शकों को आज का दिन बेहद रोमांचक लगने लगा था। शायद यही वजह थी कि आज पहले से भी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। जैसे ही राजा धीराज वहां पहुंचे, प्रधान वीरेंद्र जी ने खड़े होकर सभी योद्धाओं की ओर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और कहा, आप सभी का 5वें राउंड में स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये राउंड पहले 4 दिनों से भी ज्यादा रोमांचक होगा। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी आराध्या को आगे बढ़कर पहली चिट्ठी उठाने का संकेत दिया। जैसे ही पहली चिट्ठी खोली गई और नाम पढ़ा गया, गरुड़ा साम्राज्य और ड्रैगन हंटर दल दोनों साम्राज्यों के योद्धा मैदान में उतर आए। ड्रैगन हंटर साम्राज्य के राजकुमार प्रेम और गरुड़ा साम्राज्य की राजकुमारी अन्वी आमने सामने आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही समय में राजकुमारी अन्वी ने राजकुमार प्रेम को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी अभिज्ञा और राजकुमार स्नेह को भी परास्त कर दिया। क्या होगा 5वें राउंड के मुकाबलों के बाद? क्या राजकुमार क्षितिज किसी तत्व दल में शामिल होने का निर्णय ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन कुछ ही देर के भीतर अन्वी ने राजकुमार प्रेम को पूरी तरह पराजित कर दिया था। उसके बाद उसने बिना रुके राजकुमारी अभिज्ञा और फिर राजकुमार स्नेह को भी शिकस्त दे दी थी। इसके बाद तो वहां चारों ओर बस हंगामा ही हंगामा मच गया था। वजह साफ थी, उसने ड्रैगन हंटर साम्राज्य के सभी योद्धाओं को एक एक करके हरा दिया था। उसके ऐसा करते ही ड्रैगन हंटर साम्राज्य के योद्धा गहरे सदमे में चले गए थे और उनके चेहरों पर साफ हैरानी झलकने लगी थी। उन योद्धाओं से भी अधिक निराशा उन बुजुर्गों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वे भी उन लोगों की सूची में शामिल हो चुके थे जिन्हें बाकी सभी दलों के मुकाबले समाप्त होने के बाद ये पता चलने वाला था कि वे केंद्रीय क्षेत्र में रह पाएंगे या नहीं। बुजुर्ग गोकुल ने गहरी चिंता के साथ कहा, अब तो स्थिति सच में बहुत गंभीर होती जा रही है। हमारा साम्राज्य पहले ही कुछ खास कर पाने की हालत में नहीं था और अब तो हम लोग मुकाबलों से बाहर होने के बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं। उनकी बात सुनते ही बुजुर्ग पूनम जी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, देखिए, हम लोगों ने अपनी ओर से जितना करना था वो सब कर चुके हैं, लेकिन अगर हमारे आगे के वंशज ही कुछ करने को तैयार नहीं है तो हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं? अब ये उनकी ही गलती है और उसके परिणाम भी वही भुगतेंगे। उनकी इस बात पर गोकुल जी ने तुरंत असहमति जताते हुए कहा, नहीं, इसमें सिर्फ हमारे लोगों की ही गलती नहीं है, बल्कि उस मनोरथ साम्राज्य के राजकुमार क्षितिज की भी इसमें बड़ी भूमिका है। अगर वो उस दिन हम लोगों को इतनी बुरी तरह पराजित नहीं कर पाता तो शायद आज हम इस दयनीय स्थिति में नहीं होते। ये सुनते ही पूनम जी ने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हार और जीत तो मुकाबलों का हिस्सा होती ही है। आप किसी एक व्यक्ति पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से आप लोग हार रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हमेशा हमारी ही होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बार बार मुकाबले क्यों हारते? वैसे भी क्या वो लड़का सच में इतना शक्तिशाली था? उनकी ये बातें सुनते ही बुजुर्ग गोकुल जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चीढ़ते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम हमारे बच्चों की तरफदारी करने के बजाय उस दूसरे साम्राज्य के योद्धा का पक्ष ले रही हो? उनकी बात का जवाब देते हुए पूनम जी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यही बात है तो मैं ये बात साफ साफ कहना चाहूंगी, अगर आप हमेशा इन बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा समय तक केंद्रीय क्षेत्र में टिक पाएंगे। उनकी इस बात ने गोकुल जी को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसी वजह से उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा। इसी मुकाबले के बाद प्रधान वीरेंद्र अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उन्होंने राजकुमारी आराध्या जी को अगली चिट्ठी निकालने का संकेत दिया। जैसे ही अगली चिट्ठी निकाली गई, उसमें आत्मानगर साम्राज्य और पिंडारी साम्राज्य के नाम सामने आए थे। इस चिट्ठी को देखते ही पिंडारी साम्राज्य के लोगों के होश उड़ गए थे, और उड़ते भी क्यों ना, उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वे इस मुकाबले में बुरी तरह हारने वाले हैं। उनके लिए ये मुकाबला बस एक औपचारिकता भर रह गया था। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही वे हार मानकर वापस लौट आए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे।
उनके वापस आते ही पिंडारी साम्राज्य के बुजुर्ग विजेश जी ने गुस्से में अपने हाथों को कसते हुए कहा, इन्हीं गधों के लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी है। इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें केंद्रीय क्षेत्र में रहने की कोई इच्छा भी हो। अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि हम बाहरी क्षेत्र में भी पहुंच सकते हैं। उनकी बात सुनते ही उनकी बहन उर्वशी जी ने मासूमियत से पूछा, लेकिन इस मुकाबले को हारने के बाद तो हम लोग मध्य क्षेत्र में ही जाएंगे, है ना? ये सुनते ही विजेश जी ने झुंझलाकर अपने सिर पर हाथ मार लिया था। अब उन्हें अपनी बहन की समझदारी का पूरा अंदाजा हो चुका था। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए समझाया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये लोग इसी तरह खराब प्रदर्शन करते रहे तो हम मध्य क्षेत्र से भी फिसलकर बाहरी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में रहने की उम्मीद तो छोड़ ही दो। उनकी ये बात सुनकर उर्वशी जी ने बस चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन दोनों ही बुजुर्ग बेहद निराश दिखाई दे रहे थे। दूसरा मुकाबला इतनी जल्दी समाप्त हो जाने की वजह से दर्शक भी काफी नाखुश थे। लेकिन जैसे ही तीसरे मुकाबले का नाम लिया गया, वैसे ही सभी लोग तुरंत अपनी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए थे, क्योंकि तीसरा मुकाबला किसी साधारण दलों के बीच नहीं, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र के नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष के बीच होने वाला था। ऐसा मुकाबला सालों में कभी एक दो बार ही देखने को मिलता था। ये सोचते ही दर्शकों ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों न करते? असली दुश्मन तो केंद्रीय क्षेत्र में सिर्फ इन दोनों साम्राज्यों के बीच ही थी। इन दोनों दलों की वजह से ही केंद्रीय क्षेत्र में हमेशा अशांति बनी रहती थी। अगर इन दोनों में से एक भी साम्राज्य केंद्रीय क्षेत्र से बाहर चला जाता तो ये इलाका पूरी तरह से शांत हो जाता। तब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को स्वर्ग जैसा अनुभव होता। यही बात लगभग सभी दर्शकों के मन में थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि राजाधिराज भानु प्रताप जी अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये दोनों दल न होते तो अब तक रूपों में महासाम्राज्य हो या अमृत सागर महासाम्राज्य, दोनों कब के बर्बाद हो चुके होते। जैसे ही नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष के योद्धा मैदान में उतरने लगे, वैसे ही दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया तो शायद अब तक हुए मुकाबलों को ही असली मुकाबले मान लिया जाएगा। इस असली युद्ध का जोश खुद दर्शक ही बढ़ा रहे थे। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरानी में पड़ गया था। दोनों दलों को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके मुकाबले के लिए जनता इतना जोरदार उत्साह दिखाएगी। अब जब लोग तालियां बजा ही रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी हो गया था। यही सोचकर वे सभी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे थे। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, राजकुमार उपेंद्र आगे बढ़े और उनके साथ ही राजकुमारी रितिका भी मैदान में आ गई थी। वैसे तो दोनों ही बेहद कुशल और अनुभवी योद्धा थे, लेकिन आज चारों ओर गूंजती चीख पुकार और तालियों की आवाज के कारण वे बार बार छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे। उनकी इन चूकों को देखकर दोनों दलों के बुजुर्ग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तभी बुजुर्ग ज्योतिका जी ने झल्लाते हुए अपना हाथ जमीन पर पटकते हुए कहा, इस लड़की को आखिर हो क्या गया है? ये मैदान में ऐसे क्यों भटक रही है, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो? क्या इसे अपने सामने खड़ा शत्रु दिखाई नहीं दे रहा? उनके सवाल पर बुजुर्ग अनुपम जी ने पूरी शांति के साथ समझाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि इस समय क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। इसी वजह से मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद को थोड़ा शांत रखें। उनकी ये बात सुनते ही ज्योतिका जी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने उनकी तरफ गुर्राते हुए कहा, क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? रितिका लगातार गलतियां कर रही है और आप मुझे ही शांत रहने की सलाह दे रहे हैं। ज्योतिका जी को और गहराई से समझाने की कोशिश करते हुए अनुपम जी ने कहा, मामला ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर गलतियां कर रही है। असल में समस्या ये है कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद जनता हर एक हमले पर चिल्ला रही है। और सच कहें तो इन दोनों ने शायद आज तक इतने शोर शराबे के बीच कभी मुकाबला नहीं किया होगा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सामने वाला राजकुमार भी ठीक यही गलतियां कर रहा है। इसलिए आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकती। अनुपम जी की ये बात सुनते ही ज्योतिका जी के दिमाग में जैसे अचानक रोशनी फैल गई थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए शांति से अपना सिर हिला दिया था। इसके बाद भी काफी देर तक दोनों ओर से छोटी छोटी गलतियां होती रही और अंततः राजकुमार उपेंद्र मैदान से बाहर जाते हुए हार स्वीकार कर चुके थे। उनके मैदान छोड़ते ही नकारात्मक पक्ष का समर्थन करने वाले सभी योद्धा और दर्शक जोर जोर से सीटियां बजाने लगे थे और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। राजकुमार उपेंद्र के बाद जैसे ही राजकुमारी सिया मैदान की ओर बढ़ी, नकारात्मक पक्ष के दर्शकों की सीटियां और तेज हो गई थी। उनकी आवाज सुनते ही सिया ने जानबूझकर अपने कान बंद कर लिए थे। दरअसल वे लोग जानबूझकर इतनी जोर से सीटियां बजा रहे थे ताकि राजकुमारी सिया भी परेशान होकर मुकाबला हार जाए। लेकिन सिया कोई साधारण योद्धा नहीं थी, वो तो सबसे शैतान योद्धाओं में गिनी जाती थी।
भले ही वो सकारात्मक पक्ष की योद्धा थी, लेकिन उनके भीतर नकारात्मक पक्ष के लगभग सारे गुण मौजूद थे। इसी वजह से उनकी दादी अक्सर हंसते हुए कहा करती थी कि शायद गलती से उसे बचपन में नकारात्मक पक्ष से उठाकर सकारात्मक पक्ष में भेज दिया गया है, तभी तो वो इतनी शैतान है। लेकिन जितना उनकी दादी उन्हें डांटती थी, उतनी ही उनकी शैतानियां और बढ़ती जाती थी। शायद इसी वजह से उसके अंदर शरारत और चालाकी के गुण और भी ज्यादा गहराई से बस चुके थे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हुए मैदान में आ पहुंची, रितिका ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, तो क्या बड़ी बहन छोटी भाई का बदला लेने आई है? अगर ऐसा है तो मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम भी इस मुकाबले में हारने वाली हो। इससे अच्छा है कि अभी से शांति से अलविदा कहकर यहाँ से चली जाओ। उसकी ये बात सुनते ही सिया ने अपनी तलवार चमकाते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम नकारात्मक पक्ष के लोग सपने देखने में बहुत माहिर हो। शायद इसी वजह से तुम अभी भी ये सपना देख रहे हो कि यहाँ तुम्हारी कोई इज्जत बची है। जो दूर खड़े खरीदे हुए दर्शक तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, उनकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम ये मुकाबला जीत लोगी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। क्योंकि सच तो ये है कि तुम लोग पहले भी हारे हुए थे और आज भी हारने वाले हो। सिया की इन बातों से रितिका का उत्साह और बढ़ गया था। उसने तुरंत अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। यही सिया चाहती थी। उसकी ये चाल पूरी तरह कामयाब हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चलो अब दिखाओ कि तुम्हारे अंदर असली दम कितना है। इतना कहते ही दोनों के बीच बेहद जोरदार हमले शुरू हो गए थे। तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा था, लेकिन साफ था कि सिया रितिका से कहीं आगे थी। इसी वजह से कुछ ही समय में सिया ने वो मुकाबला बेहद आसानी से जीत लिया था। अब सीटियां बजाने की बारी सकारात्मक पक्ष की थी। इस बार उन्होंने तेज और कान फाड़ देने वाली सीटियां बजाई कि पूरा मैदान गहमा गहमी से भर गया था। इतनी जोरदार सीटियां सुनकर राजाधिराज भानु प्रताप जी अपने पुराने दिनों में खो गए थे। उन्हें वो समय याद आ गया जब राजकुमार अभय सिंह मैदान में उतरते थे और वे खुद बचपन में उनकी लड़ाइयां देखा करते थे। तब राजकुमार अभय ने नकारात्मक पक्ष के योद्धाओं की ऐसी पिटाई की थी कि वो दृश्य आज तक उनकी यादों में ताजा था। उस समय उन्होंने जो सीटियां बजाई थी, उनकी गूंज पूरे मैदान में फैल गई थी। जैसे ही उन्हें उन पुराने दिनों की याद आई, उनके चेहरे पर हल्की खुशी झलकने लगी थी। लेकिन उन्होंने ये बात अपनी पत्नी से साझा नहीं की। शायद उन्हें यह हरकत बचकानी लगती। रितिका की हार के बाद राजकुमार संजय मैदान में आ पहुंचे थे। उनके आते ही सकारात्मक पक्ष के दर्शकों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, मानो वे नकारात्मक पक्ष से पूरा बदला चुकाना चाहते हो। उनके इस व्यवहार से राजकुमार संजय साफ तौर पर दबाव में आ गए थे। शायद इसी वजह से वो मुकाबले में अपनी लय नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने कई खतरनाक और ताकतवर हमले किए, लेकिन एक भी हमला सटीक नहीं बैठ पाया था। जल्द ही राजकुमार संजय हार स्वीकार करके मैदान से बाहर आ चुके थे। उनकी जगह उनका बड़ा भाई अभिनव मैदान में उतर आया था। अभिनव को देखते ही सिया के चेहरे पर अनजानी खुशी फैल गई थी। अगर उसकी जिंदगी में विश्वंभर नहीं आया होता तो शायद वो कब की राजकुमार अभिनव के प्रेम में पागल हो चुकी होती। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह पता था कि वो उसी साम्राज्य का राजकुमार है जो उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। तो अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी सिया राजकुमार अभिनव को भी पराजित कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।